हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव। मनी 9 पर आप देख रहे हैं हमारा ये खास शो मनी सेंट्रल। मैं इसे खास शो की जगह खास बातचीत कहना चाहती हूं, क्योंकि मैं और मेरे सहयोगी प्रवीण जो जुड़ चुके हैं मेरे साथ, हम दोनों इकोनॉमी में जो चल रहा है, सरकार की पॉलिसीज के फ्रंट में क्या चल रहा है और लोगों की जेब पर जो असर डालती खबरें वो लेकर आते हैं। और एक बात प्रवीण, मैं और आप लगातार पिछले 3-4 दिन से तो कर ही रहे हैं कि अब इकोनॉमी में सुधार के सिग्नल्स मिल रहे हैं और अब रिजर्व बैंक भी यही कह रहा है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर है कि जो हम बात लगातार दोहराते आ रहे हैं कि ग्रीन शूट्स इकोनॉमी में दिखाई देने लगे हैं, उसका जिक्र अब आरबीआई के बुलेटिन में किया गया है। इस बात को आरबीआई ने भी कहा है कि इकोनॉमी में सुधार, इकोनॉमी की रफ्तार, इकोनॉमी का पहिया अब घूमता हुआ फिर से नज़र आ रहा है। क्या फैक्टर इसके पीछे हैं, कौन से ऐसे इंडिकेटर हैं जो ये बता रहे हैं कि इकोनॉमी में अब रफ्तार आ रही है, आगे क्या आउटलुक रहेगा, ये सारी चीजें आरबीआई के बुलेटिन में हैं और इन सब को हम तफसील से आपको बताने वाले हैं। तो आरबीआई के इस बुलेटिन पर जो हाइलाइट्स निकल कर आ रहे हैं, जो इकोनॉमी में ग्रीन शूट्स की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। वैसे हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि ईवे बिल्स के नंबर्स जो आए थे वो भी कुछ इसी तरह के हैं, जो बता रहे हैं कि अब इकोनॉमी का पहिया वापस जो है वो अपनी रफ्तार पकड़ने के लिए तैयार हो रहा है। तो रिजर्व बैंक के इस रिपोर्ट की सारी डिटेल्स को समझने वाले हैं। साथ ही में एक खबर जो हम लगातार फॉलो अप कर रहे हैं, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की क्राइसिस लाखों डिपॉजिटर्स पर आफत बनकर टूटी है और इस वक्त कस्टमर्स जितने परेशान हैं उतने ही परेशान बैंक भी है। दरअसल बैंक कर रहे हैं एक बड़ी मुश्किल का सामना। क्या है ये बैंकों की दिक्कत और देश पर इसके क्या असर पड़ सकता है, इस पर हम बात करने वाले हैं। और आखिर में बात होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी की। सरकार लाने वाली एक नई ईवी पॉलिसी, तो इस पॉलिसी में क्या खास होगा और ईवी का बढ़ता हुआ क्रेज है या नहीं है, इसको भी हम समझने वाले हैं। और ईवी के इस धूमधाम के बीच में हम कैसे भूल सकते हैं कि एलोन मस्क भी भारत का रुख कर रहे हैं, तो इस खबर को भी हम बात करेंगे, इस खबर पर भी। लेकिन सबसे पहले, जैसा मैंने आपको कहा, रिजर्व बैंक ने कल अपना मंथली बुलेटिन जारी किया है। सितंबर तिमाही के 5.4% ग्रोथ के झटके के बाद ये बुलेटिन बहुत अहम है। इसमें कहा गया है कि हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि मौजूदा फिस्कल की दूसरी छमाही में आर्थिक गतिविधियों में इजाफा हुआ है। रिजर्व बैंक के अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि गाड़ियों की बिक्री, एयर ट्रैफिक, स्टील की खपत और ईवे बिल्स जैसे इंडिकेटर्स इकोनॉमी के फिर से रफ्तार पकड़ने की ओर इशारा कर रहे हैं। एक और बड़ी बात इस बुलेटिन में कही गई है, वो ये कि सरकार के बजट में टैक्स कटौती के उपाय और कम होती महंगाई से घरेलू खपत में मजबूती आएगी। इसमें मजबूत रूरल डिमांड के साथ ही शहरी डिमांड में भी रिकवरी की बात की गई है। रूरल डिमांड में तो आगे और तेजी की भी बात कह रही है ये रिपोर्ट। जनवरी में महंगाई दर 4.3% के साथ 5 महीने के लो पर आ गई है। दिसंबर में ये 5.22% और अक्टूबर में 6.21% के हाई पर पहुंच गई थी। ऐसे में महंगाई पर कंट्रोल और लोगों के हाथ में और पैसे इकोनॉमी को और तेजी दे सकता है। तो अर्थव्यवस्था को लेकर हर तरफ से एक पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है। तो प्रवीण, ऐसा लग रहा है कि सरकार ने जो कदम उठाए उसके बाद आरबीआई ने भी उसमें सपोर्ट किया कि भाई अब ब्याज दर को की कटौती की एक शुरुआत की। ऑलमोस्ट 5 इयर्स के लल पीरियड के बाद था। तो लग रहा है ये सब आप सपोर्ट जो कर रहे हैं, जिस लिए कर रहे हैं, वो हम उस मंजिल तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो गवर्नमेंट के एक्शन है, गवर्नमेंट के जो कदम रहे, उसके बाद जब आरबीआई ने अपना थ्रस्ट दिया इस बात पे कि हमको लोन के रेट कम करने हैं, उसके साथ साथ अर्बन डिमांड में रिकवरी दिसंबर में दिखाई दी है। ये बात भी हमने बताई थी। रूरल जो रिकवरी है वो इकोनॉमी के लिए इस वक्त सबसे बड़ा प्लस पॉइंट साबित हो रही है। और आरबीआई के जो बुलेटिन कल जारी हुआ है उसमें जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि जो रूरल रिकवरी है वो न सिर्फ तेज हुई है बल्कि उसके आगे और बढ़ने की उम्मीदें हैं। इसके साथ सपोर्ट मिला है महंगाई में गिरावट का। जनवरी में 4.3% की जो महंगाई की दर आई, उसने पूरे के पूरे जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है गवर्नमेंट का, आरबीआई का, उसके लिए एक राहत पैदा की है। जहां पे कि अक्टूबर में अगर हम नंबर देखते हैं तो वो 6.21% का था, एक ऊंचा नंबर था जिसने रिजर्व बैंक को दिसंबर में रेट कट करने से रोक दिया था। ये एक बड़ी बात थी। लेकिन अब जो शहरी जो आंकड़े आ रहे हैं खपत के, वो उत्साहित करने वाले हैं। गांव में चाहे कार सेल्स हो या दूसरे व्हीकल्स की बिक्री हो, वो बढ़ रही है। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की बिक्री
शहरों और गांव दोनों में इजाफा उसका हुआ है। हमने देखा कि दिसंबर क्वार्टर में शहरी जो कंजम्पशन है एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का वो 5% की रफ्तार से बढ़ा, 5.3% से, जो कि उससे पिछली तिमाही में 4.3% था। तो ये बड़ी रिकवरी दिखाई दे रही है और महंगाई में कमी आई है। इसके साथ सरकार ने जो बजट में उपाय किए हैं, 1 लाख करोड़ रुपए का जो बोनांजा सरकार ने बजट में दिया है, वो एक बड़ी सौगात है। उसका असर अगला जो क्वार्टर आएगा, यानी अगले फिस्कल का फर्स्ट जो क्वार्टर आएगा, वहां पे जब वो पैसा लोगों के हाथ में आएगा टैक्स का, तो शहरी डिमांड में और इजाफा होता हुआ नजर आएगा। तो इस सब अगर आप पूरे माहौल को देखें तो ये इकोनॉमी के लिए एक अच्छी खबर साबित होती हुई नजर आ रही है। तो कई फ्रंट पर अच्छी खबर मिल रही है, एकदम जो है मूड बदल गया है, जज्बात बदल गए हैं अब देश के। अभी कुछ ही 2 महीने पहले हम लोग को लग रहा था कि ग्रोथ का क्या होगा, लेकिन अब चाहे आरबीआई हो या दूसरी रिपोर्ट्स हो जो बता रही हैं कि भाई अब थोड़ा सा इकोनॉमी जो है वापस अपनी तेजी पकड़ रही है। बिल्कुल। तो इस चीज को कल भी हमने एक डिस्कस किया था, जो मार्केट्स को लेकर रिपोर्ट्स आ रही हैं, चाहे मॉर्गन स्टैनली की हो, चाहे सिटी को हो, एमके की हो या जेपी मॉर्गन की हो। उन्होंने कहा कि अब बिकवाली का अंत हो गया है मार्केट में। और जो बात कही जा रही है वो वहीं शुरू होती है कि चाहे सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या जो खपत में इजाफे की बात हो या टैक्स का जो बेनिफिट है, वो सारी चीजें अब मार्केट्स के भी मूड को, तो यानी दोनों फ्रंट पे, चाहे मार्केट्स हो या इकोनॉमी हो, दोनों फ्रंट पे अब कुछ अच्छी चीजें नजर आ रही हैं। तो जज्बात बदल गए हैं, मूड बदल गया है और अब हमें अच्छी खबरें मिलने लगी हैं। लेकिन जो अगली खबर है प्रवीण, वो अच्छी खबर नहीं है। और वो अच्छी खबर किसके लिए नहीं है? बैंक्स के फ्रंट पर है। तो एक मसला जो चल रहा है, जिसे लगातार हम बात कर रहे हैं, आप भी हम श्योर रोज उसके बारे में खबरें पढ़ते होंगे, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। जिस तरह से इस पर आरबीआई ने फ्रीज लगा दिया, हजारों कस्टमर्स जो हैं वो परेशान हैं। अब इस बैंक के लाखों कस्टमर्स जो हैं उनको लग रहा है कि उनके पैसे का क्या होगा। हालांकि सरकार कहती है कि भाई सरकार के नियम है कि अगर इस तरह से बैंक को बंद किया जाता है तो 5 लाख रुपए तक का पैसा जो वो इंश्योर्ड रहता है और वो वापस मिल जाता है। लेकिन हम अब बताते हैं आपको कि कस्टमर्स की परेशानी तो जो है सो है, बैंक भी एक दिक्कत से यहाँ जूझ रहे हैं। बैंकों की दिक्कत है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी डूबते कर्जों की। 29 बैंकों के एक सैंपल स्टडी सामने आई है जो बता रही है कि दिसंबर तिमाही में इन बैंक्स की प्रोविजनिंग में 20% का इजाफा हुआ है। बहुत अहम नंबर है ये। और एनपीए के खिलाफ इन बैंकों की प्रोविजनिंग जो है वो 23,298 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। इसमें प्राइवेट सेक्टर बैंकों के हाथ और खराब है, जिनकी प्रोविजनिंग जो है वो तकरीबन डबल हो गई है। दूसरी ओर पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी बैंकों की प्रोविजनिंग रिकॉर्ड लो पर पहुंच गई है और इसकी वजह घटती हुई क्रेडिट कॉस्ट है। तो जब मैं ये शब्द यूज करूं प्रोविजनिंग, और मैंने जब कहा कि ये बहुत जरूरी शब्द है और इसका जो बढ़ना है ये क्यों चिंताजनक है, प्रवीण जरा समझाइए। और ये डेफिनेटली दिखा रही है कि बैंक्स में स्ट्रेस है। बिल्कुल, इस बात को भी हम बार बार, चाहे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे बैंक्स हों या एनबीएफसीज हों, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, उनके संदर्भ में हमने इस बात को बताया है कि बैंकों के बैड लोन्स एक मुसीबत उनके लिए खड़ी कर रहे हैं। बात यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन्स की भी है, जहाँ पे आरबीआई ने पिछले साल कड़ी पाबंदियाँ लगाई, लेकिन बैंक उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस तरह की भी खबरें हैं कि बैंक चाहते हैं कि वो अनसिक्योर्ड लोन्स पर अपने जो एक्टिविटी है उसको बरकरार रखे। हालांकि बैंकों के जो एनपीएज आ रहे हैं पहली छमाही में इस मौजूदा फिस्कल की, उसमें 52% जो एनपीएज का हिस्सा था वो अनसिक्योर्ड लैंडिंग का था। लेकिन अब जो बैंकों का जो 29 बैंकों का सैंपल की स्टडी हुई है, जहाँ पे कि एनपीएस को लेके देखा गया है कि क्या हालात हैं, वहाँ पे प्राइवेट बैंक ज़्यादा फिसड्डी नज़र आ रहे हैं। 81% का इजाफा हुआ है बैंकों के, इन बैंकों की के जो एनपीएस हैं। दूसरी ओर जो सरकारी बैंक हैं वहाँ पे जो एनपीएस हैं वो 3 साल के लो पे चले गए हैं, रिकॉर्ड लो पे एनपीएस इन बैंकों के आ गए हैं। 21,000 करोड़ रुपए का पहले इनका एनपीए था सरकारी बैंकों का, अब वो घट के 8,000 करोड़ रुपए के आसपास आ गया है, बड़ी गिरावट है। दूसरी तरफ जो प्राइवेट बैंक हैं वो 13,000 करोड़ रुपए के एनपीए के आसपास पहुंच गए हैं। मसला इसमें इस बात का है कि जब बैंक लोन बांट रहे हैं तो वो अनसिक्योर्ड जो लैंडिंग है वो बैंकों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है और वहीं से ये
फिक्र भी पैदा हो रही है, जो आरबीआई ने पिछले साल भी इन बैंकों के, चाहे होम लोन के टॉपअप हो या दूसरे जो अनसिक्योर्ड लोन हो, जो क्रेडिट जो कोलेटरल फ्री लोन है, वहां सबसे बड़ी मुसीबत इन बैंकों के सामने नजर आ रही है। इनफैक्ट आरबीआई ने जो सिक्योर्ड लोन है उनके लिए भी कहा कि बैंकों को उसमें जो है ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है, और अलर्ट जारी किया था कि भाई अनसिक्योर्ड लोन की बात तो हम हमेशा करते रहे हैं, जैसे कि कोई पर्सनल लोन हुआ जिसमें कोई कोलैटरल फ्री नहीं है, लेकिन सिक्योर्ड लोन में भी एक अलर्ट बैंक जारी किया था आरबीआई ने, तो सिचुएशन गंभीर है। बिल्कुल, और इसमें जो प्राइवेट बैंक है जैसे एक्सिस बैंक है, कोटक बैंक है, उनके जो एनपीएस हैं वो बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़े हैं। ये भी बात एक बड़ी चिंताजनक बात है कि जो प्राइवेट बैंक की कैटेगरी में आते हैं। ओके, सो एनपीएस को लेकर के ये स्ट्रेस लगातार बैंकों के बीच में बना हुआ है। हालांकि हम देखते हैं अभी जब न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की हम बात कर रहे थे तो वहाँ पे तो कंज्यूमर्स की हम बात कर रहे थे, जो बैंक के अकाउंट होल्डर्स हैं उनके ऊपर जो स्ट्रेस है उसकी बात कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ में बैंक्स भी जिस तरह से जूझते हैं, हालांकि इसको हम न्यू इंडिया वाले खबर से बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों मसला अलग है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में धांधली हुई है बेसिकली मैनेजर और डेवलपर और पॉलिटिकल नेक्सस की वजह से, आप मान रहे हैं ना? बिल्कुल, ये बात सही है कि वहाँ पे जिस तरह के कॉरपोरेट गवर्नेंस होनी चाहिए थी, जिस तरह के डिपॉजिटर्स के पैसे को लेके सेफ्टी होनी चाहिए थी, उसको लेके सवाल बड़े तौर पे उठ रहे हैं। सवाल इस बात के भी उठ रहे हैं कि जब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को लेके आरबीआई के मॉनिटरिंग कितनी सख्त है, क्या जब इस तरह के स्लिपेज हो रहे थे बैंक के साथ, कोऑपरेटिव बैंक के साथ न्यू इंडिया, तब आरबीआई ने क्या रेड फ्लैग जारी किए थे कि नहीं? जो मुंबई पुलिस है, महाराष्ट्र पुलिस है, वो भी इस चीज़ की पड़ताल करना चाहती है, ऐसी भी खबरें आई हैं। वो खुद आरबीआई से इस बात की जानकारी चाहते हैं कि क्या जब बैंक में क्राइसिस क्रिएट हो रहा था तब क्या आपने उनके सामने रेड फ्लैग जारी किए? तो ये एक बड़ा मसला है जहां पे कि आरबीआई की जो मॉनिटरिंग है, आरबीआई का जो सुपरविजन है, शायद उसको भी इन बैंकों के मामले में पर्टिकुलरली, चाहे रीजनल रूरल बैंक्स हो या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हो, यहाँ पे सुपरविजन शायद और बढ़ाए जाने की जरूरत है। वित्त मंत्रालय में एक बड़े अधिकारी का मैं बयान पढ़ रही थी, उन्होंने कहा ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, लेकिन न्यू इंडिया के केस में मुझे तो नहीं लग रहा है कि कुछ भी अंडर कंट्रोल था। उसमें सरकार के सामने प्रॉब्लम आ गई ना। अभी तक ये बात नहीं थी कि आपको डिपॉजिट इंश्योरेंस बढ़ाना चाहिए, लेकिन इस बैंक की क्राइसिस ने 8 लाख 10 लाख या 15 लाख तक बढ़ाने के खुद जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी हैं एम नागराजू, उन्होंने सामने आके बयान दिया कि हम इस चीज़ पर विचार कर रहे हैं कि डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को कैसे इंटैक्ट रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए, और कैसे डिपॉजिट्स की जो इंश्योरेंस की जो लिमिट है उसको बढ़ाया जाए। चलिए, इस खबर पर तो नजर रहेंगी, लेकिन अगली खबर है आपकी जेब से जुड़ी हुई, और अगर आप गाड़ियों का शौक रखते हैं तो आपके लिए है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। असल में सरकार अगले कुछ हफ्ते में नई ईवी पॉलिसी को नोटिफाई करने की तैयारी में है, और इसमें क्या होगा ये समझिए। सबसे पहले टेस्ला, विनफास्ट जैसी कंपनियों के लिए कम इंपोर्ट ड्यूटी की मंजूरी होगी। इसके साथ ही ईवी पॉलिसी के बेनिफिट्स के लिए कंपनियों को दूसरे साल में सेल्स को 2,500 करोड़ रुपए की मिनिमम सेल्स करने को भी अनिवार्य कर दिया जाएगा, और चौथे साल में ये 5,000 करोड़ रुपए और पांचवें साल में ये टर्नओवर 7,500 करोड़ रुपए होना चाहिए। कंपनियों को मौजूदा फैक्ट्री सेटअप में नई असेंबली लाइन लगाने की भी इजाजत दी जाएगी। तो ईवी के लिए पूरा माहौल बनाया जा रहा है ईवी मैन्युफैक्चरर्स के लिए, और साथ में टेस्ला की भी खबर आ गई है। प्रवीण, बिल्कुल, ये जो ईवी पॉलिसी है इसका दरअसल ऐलान पिछले साल हुआ था, पिछले साल फरवरी में। उसमें 500 मिलियन डॉलर यानी 50 करोड़ डॉलर के इन्वेस्टमेंट की बात कही गई थी, और कंसेशन देने की बात कही गई थी ग्लोबल ईवी मैन्युफैक्चरर्स को। हुआ ये कि पूरा साल गुजर गया, लेकिन आप ना टेस्ला को ना विनफास्ट को, ऐसी ग्लोबल ईवी मैन्युफैक्चरर को अट्रैक्ट नहीं कर पाए भारत में। अब सरकार ने इस पूरे चीज को ट्वीक करने का, चर्न करने का एक मन बनाया है। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट को, जो आप ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हैं उसकी कॉस्ट को आपके इन्वेस्टमेंट में शामिल करने की बात कही गई है। जो महंगी गाड़ियां हैं वहां आप 8,000 गाड़ियां तक सालाना मंगा सकते हैं, उस पर 15% की रिड्यूस्ड जो ड्यूटी है वो लगाई जाएगी। वैसे 70% और उससे ज़्यादा की ड्यूटी है। अब इसका असर क्या होगा? इसका असर सीधा आप ये समझ लीजिए कि ट्रंप के साथ अभी मोदी जी की बैठक हुई, टेस्ला को रियायत के देकर भारत में आने का न्योता पहले से भारत सरकार का है। मोदी जी की एलन मस्क के साथ भी मुलाकात हुई।
टेस्ला ने भारत में हायरिंग शुरू करने के भी इरादे जाहिर किए, ऐलान किया कि हम भारत में प्लांट लगाने की कोशिश करेंगे। सरकार चाहती है कि टेस्ला को किसी भी कीमत पे लाया जाए, विनफास्ट को किसी भी कीमत पे लाया जाए। हो सकता है इन कंपनियों के भारत आने का रास्ता अगले कुछ हफ्ते में, जब नई ईवी पॉलिसी आएगी, उसमें रियायती शर्तें होंगी, वहां से इनका रास्ता आने का साफ हो। इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट करने वाली बात है, वो जो आम ईवी ग्राहक है या जो नए लोग ईवी लेना चाहते हैं उनके लिए फायदेमंद इस लिहाज से होगी, क्योंकि जो अभी ईवी खरीदने के पीछे सबसे बड़ा एक ऑब्स्टिकल है, वो इस चीज़ का है कि आप जब गाड़ी खरीदते हैं तो क्या वो उतनी रेंज देती है कि जहां आप जाना चाहते हैं वहां बिना चार्जिंग के पहुंच पाएंगे या नहीं, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन की समस्या एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है आपकी, उसमें इंफ्रा कॉस्ट को शामिल करना चाहती सरकार, और ये एक अच्छा कदम हो सकता है ईवी कंपनियों को भारत में पैसा लगाने, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए। नौकरियां भी आएंगी इससे, नौकरियां बेहद बड़े पैमाने पर नौकरियां, बिल्कुल। चलिए, तो प्रवीण, आज की बातचीत को यही रैप अप करते हैं, लेकिन जाते जाते मैं बताना चाहूंगी कि Money9 अपने तीसरे फाइनेंशियल फ्रीडम समिट के साथ तैयार है। तारीख नोट कर लीजिए, 5 मार्च को मुंबई में इंडस्ट्री के जो लोग पर्सनल फाइनेंस से नाता रखते हैं, निवेश से नाता रखते हैं और अर्थव्यवस्था से नाता रखते हैं, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज पहुंचेंगे Money9 के फाइनेंशियल फ्रीडम समिट में 5 मार्च को। तो ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि बहुत कुछ वहां पर एक्शन रहने वाला है। शुक्रिया आज के लिए, कल होती है मुलाकात। आ गया Money9 का फाइनेंशियल फ्रीडम समिट, ऐसा मंच जहां जुड़ेंगे दिग्गज, क्योंकि बाजार के हैं हाल खराब। सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल। जहां होगी बात आपके पैसों की, मिलेगा भरपूर ज्ञान, पैसा लगाने कमाने की तरकीबें। शेयर बाजार से लेकर म्यूचुअल फंड में क्या करें, इंश्योरेंस का कवरेज बढ़ाना क्यों है जरूरी, और अर्थव्यवस्था की कैसी रहेगी चाल। आपके ऐसी सभी उलझनों के मिलेंगे जवाब। तारीख नोट कर लीजिए, 5 मार्च 3 बजे से सिर्फ Money9 पर।